नमस्कार। आज अपन बात करेंगे वलय। वलय क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा इस क्लास में करेंगे। अपने लास्ट क्लास पढ़ा था ग्रुप। अब देखो वलय क्या होती है। अब देखो परिभाषा है एक आर प्लस डॉट। ये डॉट या गुणन सक्रिया, आर प्लस सक्रिया और गुणन सक्रिया के लिए एक एरिथ समुच्चय वलय कहलाता है यदि यह निम्न गुणधर्मों की पालना करे। अब कौन कौन से तीन गुणधर्म है देखो। पहला गुणधर्म है कि आर प्लस सक्रिया के लिए क्या हो, एक आबेली ग्रुप हो। आर क्या है, यौगिक सक्रिया के लिए क्या हो, एक आबेली ग्रुप हो। सेकेंड गुणधर्म है वो है आर गुणन सक्रिया के लिए क्या हो, सेमी ग्रुप हो। R3 क्या होगा, गुणन की योग पर बंटनशीलता होगी, अर्थात प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए ये दोनों गुणधर्म पालन होंगे, तब अपन बोलेंगे आर क्या है, एक वलय है। अब देखो पहला गुणधर्म है आर प्लस आबेली। आबेली के लिए भी 5 गुणधर्म है, पांचों गुणधर्म पालन होंगे। दूसरा है R2 सेमी ग्रुप। तो R2 सेमी ग्रुप के लिए क्या है भाई, आर डॉट सेमी ग्रुप। अब देखो आर डॉट सेमी ग्रुप कब होगा, पहला है गुणन सक्रिया के लिए समर्था, दूसरा है गुणन सक्रिया के लिए शास्त्रीय नियम की पालना हो, तब अपने बोलते हैं आर डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। तीसरी योग गुणन की योग बंटनशीलता, अगर ये तीनों नियमों की पालना होगी तब अपन बोलेंगे कि आर प्लस डॉट एक क्या है, वलय है। और डिटेल में अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो आर प्लस आबेली ग्रुप है तो देखो आर पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा, समर्था नियम। समर्था नियम क्या कहता है, प्रत्येक ए बी बिलोंग टू आर, दो अवयव लेते हैं, अगर ए प्लस बी करते हैं और वो किस में आना चाहिए, आर में आएगा, तब अपन बोलेंगे कि आर है वो प्लस सक्रिय के लिए समर्थ है। दूसरा है साहचर्य। साहचर्य के लिए क्या था, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए कंडीशन ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो ए प्लस बी प्लस सी, तब अपन कहते हैं कि ये आर प्लस सक्रिय के लिए साहचर्य है। तीसरा गुणधर्म है यौगिक तत्समक। योग सक्रिया के लिए तत्सम अवयव,
अब देखो प्रत्येक ए बिलोंग टू आर के लिए देन देयर एग्जिस्ट एक अवयव होगा 0 बिलोंग टू आर। अगर आप ए प्लस 0 करो या 0 प्लस ए करो, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तब अपनी इस 0 को बोलते हैं वलय का यौगिक तत्सम अवयव, या इसको वलय का शून्य भी बोलते हैं। आगे देखो चौथा गुणधर्म है प्रतिलोम अवयव। अब यौगिक सक्रिय के लिए प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। तो यौगिक सक्रिय के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा, देखो अगर ए बिलोंग टू आर है देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर एक अवयव ऐसा होगा कि ए डॉट बी करने ए प्लस बी करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तब अपन बोलेंगे ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। ये कंडीशन प्रत्येक ए बिलोंग टू आर के लिए होगी। आगे देखो पांचवा गुणधर्म में है अब क्रमविधि में। अब क्रमविधि में देखो कब होगा, अब जो क्रमविधि नियम क्या कहता है कि यौगिक सक्रिय के लिए क्रमविधि में क्या होगा कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, वो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तब अपन बोलेंगे ये ग्रुप क्या होगा, आर प्लस आबेली। अब देखो आर डॉट के लिए अपने क्या दिखाना है, सेमी ग्रुप। तो आर डॉट के लिए क्या होगा, सेकंड कंडीशन है आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप। आर डॉट के लिए एक सेमी ग्रुप। अब देखो सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप के लिए अपने को पहला नियम ये दिखाना पड़ेगा, गुणन सक्रिय के लिए समर्थता। अब देखो गुणन सक्रिय समर्थता क्या होती है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग टू आर इस प्रकार हो कि ए डॉट बी करने पर क्या आ जाए वापस, ये किससे बिलोंग करे, आर से। तब अपन कह देंगे आर है वो गुणन सक्रिय के लिए समर्थ है। दूसरा नियम होता है गुणन सक्रिय के लिए साचरिता। अब देखो आर क्या होगा, अगर गुणन सक्रिय के लिए साचर्य है, कहने का मतलब प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए कंडीशन ये हो ए डॉट बी सी हो या ए डॉट बी डॉट सी हो। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणन सक्रिय के लिए साचर्य हो जाएगा। अगर गुणन सक्रिय के लिए साचर्य है तो आर डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट एक सेमी ग्रुप है। अब तीसरा नियम था बंटनता नियम की पालना। अगर योग के पे बंटनता नियम की पालना करेगा तब ये जाके क्या बनेगा, एक वलय बनेगा। अब देखो वलय का एग्जाम्पल, देखो जेड प्लस डॉट है, आर प्लस डॉट है, क्यू प्लस डॉट है, सी प्लस डॉट है, जेड प्लस डॉट। अब देखो जेड क्या है, जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय हमेशा एक वलय बनाता है, ये सारे गुणधर्मों की पालना होगी इसमें। आर प्लस ये वास्तविक संख्या का समुच्चय, ये भी क्या होता है, एक वलय का उदाहरण है। क्यू प्लस डॉट, अब जो क्यू क्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो हमेशा क्या बनेगा, एक वलय बनाएगा। सी प्लस डॉट है ये है समिश्र संख्याओं का समुच्चय, समिश्र संख्याओं का समुच्चय भी ये क्या होता है, वलय होता है। अब देखो कुछ वलय के और प्रकार हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। इसमें देखो पहला है तत्समकी वलय। तत्समकी वलय क्या होता है, देखो एक वलय है आर, वो तत्समकी वलय कब कहलाती है, एक वलय आर तत्समकी वलय कहलाती हैं यदि उसमें गुणन सक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, या आप इसको तत्समक वलय या इसको बोलते हैं इकाई सहित वलय, इसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी,
रिंग विथ यूनिटी। तो एक वलय R है वो तत्सम की वलय कहलाती है यदि इसमें गुणन सक्रिया के लिए क्या हो, तत्सम अवयव विद्यमान हो। अगर गुणन सक्रिया के लिए तत्सम अवयव विद्यमान हो जाएगा तो ये वलय कहलाएगी तत्सम अवयव, तत्सम की वलय। आगे देखो, आगे है अपने सेकंड प्रकार, वो है क्रम विनिमय वलय। अब देखो क्रम विनिमय वलय क्या होती है। एक वलय R है वो क्रम विनिमय वलय कब होगी, एक वलय R है वो क्रम विनिमय वलय कहलाएगी वो यदि गुणन सक्रिया के लिए क्या हो, क्रम विनिमय हो, तब अपन उस वलय को क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय वलय। आगे देखो वलय के और प्रकार है, तीसरा प्रकार है देखो शून्य भाजक सहित वलय। रिंग विथ जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। अब देखो शून्य भाजक वलय क्या होती है, एक वलय R शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि A नॉट इक्वल टू 0 तथा B नॉट इक्वल टू 0। A नॉट इक्वल 0 है, B नॉट इक्वल 0 है, लेकिन A डॉट B बराबर 0 हो। एक वलय R है शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि A है वो नॉट इक्वल 0 है और B भी क्या है, नॉट इक्वल 0 है, लेकिन A डॉट B करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस वलय को अपन बोलते हैं शून्य भाजक सहित वलय। आगे देखो शून्य भाजक सहित वलय का एग्जाम्पल भी लेना चाहिए। देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखो शून्य भाजक सहित वलय का। देखो Z5 प्लस 5, Z5 अवशेष योग 5 अवशेष गुणन 5। अब देखो ये एक वलय होती है, ये एक वलय है। अब इस वलय है, अब सिद्ध करेंगे कि ये वलय क्या है, शून्य भाजक सहित वलय है। तो शून्य भाजक सहित दिखाने के लिए आपने क्या देखना होगा कि इसमें दो अवयव ऐसे विद्यमान होने चाहिए कि A भी नॉट इक्वल 0, B भी नॉट इक्वल 0, बट A डॉट B क्या हो, 0 हो। तो देखो इस वलय में अवयव क्या होंगे, पहले ये देखो अवयव क्या होंगे। अब गुणन सक्रिया की बात करें तो अवयव क्या होंगे, 1 2 3 और 4 ये अवयव होंगे। अब देखो सॉरी वलय लो Z6 प्लस 6 और गुणन 6, अवयव क्या हो जाएंगे, देखो 5 तक जाएंगे। अब देखो Z6 में ये अवयव होगा गुणन संख्या के लिए। अब देखो अपने A बराबर ले लो 2, B बराबर ले लो 3, A बराबर 2 और B बराबर क्या लो, 3 लो। अब देखो आप गुणा करो, अपने सक्रिया गुणन सक्रिया कौन सी है, 2 अवशेष गुणन 6 3। अब देखो A का मान भी नॉट इक्वल 0 है, B का मान भी नॉट इक्वल 0 है, बट हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। अब 6, अब तो अपने बात की थी 6 आते क्या करते, 6 से भाग लगाते हैं, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वलय क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, शून्य भाजक सहित वलय क्या होगी कि एक वलय R है शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि A नॉट इक्वल 0, B नॉट इक्वल 0, लेकिन A डॉट B क्या हो, 0 हो।
आगे है चौथा प्रकार शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विथ आउट जीरो डिवाइजर। शून्य भाजक रहित वलय, एक वलय R शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है यदि A डॉट B बराबर 0 तभी संभव है जब A बराबर 0 या B बराबर 0। अब देखो एक शून्य भाजक रहित वलय क्या होगी, एक वलय है वो शून्य भाजक रहित वलय कहलाएगी। कंडीशन क्या होगी, एक वलय R शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि A डॉट B क्या हो 0 तभी संभव होगा जब या तो A का मान 0 हो या B का मान क्या हो 0 हो। इसके एग्जाम्पल तो देखो खूब अपने पास है, Z प्लस डॉट है, ये भी एक शून्य भाजक रहित वलय होगी। अब देखो ऐसा कोई पूर्णांक नहीं होगा जो दो पूर्णांक नहीं होंगे अपन गुणा करेंगे 0 आ जाएंगे, संभव नहीं है। अगर एक गुणा क्या लेंगे 0 लेंगे तभी क्या आएगा, वो इसका गुणा क्या होगा 0 संभव होगा। आगे इसका प्रकार है पांचवा। देखो अब बात करते हैं पूर्णांकीय प्रांत की। पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, देखो एक वलय R पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि वह इकाई सहित शून्य भाजक रहित व क्रम विनिमय वलय हो। अब देखो एक वलय R है वो पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगा, यदि वह इकाई सहित हो, गुणन सक्रिय के लिए इकाई मतलब गुणन सक्रिय के लिए तत्सम अवयव हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रम विनिमय हो, तब अपन उस वलय को क्या बोलते हैं, पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत एक वलय R है वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा, वो इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और तीसरी बात है वो है क्रम विनिमय, वो गुणन सक्रिय के लिए क्या हो, क्रम विनिमय हो, तब अपन उसको बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत। आगे देखो छठा प्रकार है वो है क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र क्या होता है, एक वलय F प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है यदि इसमें कम से कम दो अवयव हो तथा न्यूमैन गुणधर्म की पालना करें। इसमें देखो कौन कौन से गुणधर्म होंगे। पहला होगा क्या R प्लस आबेली ग्रुप, दूसरा होगा R माइनस 0, एक आबेली ग्रुप, तीसरा है बंटनशीलता नियम की पालना। कहने का मतलब प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू एफ के लिए ए डॉट बी प्लस सी बराबर हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या ए बी प्लस
सी डॉट ए हो तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अगर इस नियम की पालना करेगा तब ये क्या कहलाएगा वलय, तब ये वलय क्या होगा, क्षेत्र होगा। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वलय आर है, इकाई सहित हो, दूसरा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय वलय हो। तीसरी बात है वो वलय क्या होना चाहिए, प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। अब देखो एक वलय है वो क्षेत्र कब कहलाएगा, कम से कम उसमें 2 अवयव होने चाहिए और इकाई सहित हो, गुणन सक्रिय लिखित अवयव विद्यमान हो, क्रम विनिमय वलय हो और प्रत्येक अवयव, प्रत्येक शून्येतर का मीनिंग है शून्य से उन तरफ जो अवयव है जो जिसका मान 0 नहीं है, उन अवयवों के लिए क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तब अपन उस वलय को बोलते हैं क्षेत्र। आगे है विभाजन वलय। डिवीजन देखो, विभाजन वलय है कम से कम 2 अवयवों का वलय आर विभाजन वलय कहलाता है यदि, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन देखो कम से कम 2 अवयवों का वलय आर है, विभाजन वलय कहलाता है यदि, पहली बात तो ये है कि इकाई सहित हो, ऐसे लिख दो आर इकाई सहित हो। दूसरी बात है प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो, तब अपन उस वलय को क्या बोलते हैं, विभाजन क्षेत्र कहते हैं। आगे है कोई वलय का और प्रकार, आगे देखो प्रकार है बूलियन वलय। अब देखो बूलियन वलय क्या होती है, एक वलय आर है वो बूलियन वलय कहलाएगी। कंडीशन क्या होगी कि प्रत्येक ए बिलोंग टू आर के लिए ए स्क्वायर बराबर ए हो। कहने का मीनिंग ये है कि प्रत्येक अवयव क्या हो, वर्गसम हो, प्रत्येक अवयव वर्गसम होगा तब उस वलय को अपन क्या बोलेंगे, बूलियन वलय। आगे देखो अपन कुछ सामान्य गुणधर्म देखते हैं वलय के सामान्य गुणधर्म। वलय के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, देखो पहला गुणधर्म है कि आप कोई वलय है आर प्लस डॉट कोई वलय है, तब क्या होगा, निम्न गुणधर्मों की पालना होगी। पहला गुणधर्म जैसे वलय आर का कोई अवयव है ए, अगर आप 0 जोड़ते हो या 0 प्लस ए करते हो वापस क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है अगर आप वलय ए को 0 से गुणा करते हो या 0 को ए से करते हो तो क्या आएगा, शून्य आएगा, वलय का शून्य ही प्राप्त होगा। अगर
तीसरी बात यह है, अगर वाले ए डॉट माइनस बी है तो आप इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और चौथा नियम ये भी है, अगर माइनस का ए है और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि माइनस का ए डॉट बी। अब देखो माइनस का ए है और माइनस का बी है और गुणन सक्रिय है, तो अपन इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ये वलय के सामान्य गुणधर्म होते हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। आगे देखो, वलय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं। इसमें देखो एक प्रमेय है जो एग्जाम में अक्सर आता है। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि वह निरसन नियम की पालना करे। एक वलय आर है, वो शून्य भाजक रहित वलय होगी। कब होगी? कि वो निरसन नियम की पालना करे। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक वलय इकाई सहित क्रम वलय आर पूर्णा की प्रांत है यदि और केवल यदि है ए नॉट इक्वल 0 और ए डॉट बी बराबर क्या हो? 0 हो, तब अपन इस वलय को शून्य भाजक सहित भी रहित भी कह सकते हैं और वो निरसन नियम की क्या करेगी? पालना करेगी। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं आवश्यक प्रतिबंध क्या। देखो आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा? देखो ये आपने दिया भाई, माना एक वलय आर है, एक वलय आर है, वलय आर ऐसे लिख दो, वलय आर शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है। और ऐसे मान लो प्रत्येक ए बी बिलोंग टू आर के आर है। अब शून्य भाजक रहित है तो ए और डी बी दो देखो भी ऐसे होंगे, तो शून्य भाजक रहित कब? कोई वलय है आर, वो शून्य भाजक रहित वलय कब कहलाती है? कि ए डॉट बी 0 कब होगा? जब या तो ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 हो। तो देखो ए का मान भी 0 नहीं हो और बी का मान भी 0 नहीं हो, तो अपन वलय को क्या कहते हैं? शून्य भाजक रहित कहते हैं। अब देखो अपन कोई तीन अवयव ले लो, जैसे ए बी सी बिलोंग टू आर, और अपन तीन अवयव ले रहे ए बी सी। अब देखो शून्य भाजक रहित है, अपने को निरसन नियम की पालना करवानी है, निरसन नियम की पालना करवानी है। देखो ए बी सी बिलोंग टू आर इस प्रकार है कि ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी। अब देखो ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी, और साथ ये ले लो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अब ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो आपने बात की थी कि ए डॉट बी, अब देखो मैं इस ए डॉट बी को इस तरफ लेकर आऊँ ना, तो क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डॉट माइनस का सी बराबर 0। या देखो ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाहर लिख दो और बी माइनस सी, या इसको ऐसे लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी बराबर 0। अब देखो आपने बंटन नियम की बात की थी, तो इस बंटन नियम की बात होगी क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0। अब देखो ए का मान क्या? शुरुआत में आपने क्या माना है? नॉट इक्वल 0 है, और
ये वलय क्या है, शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है तो इसका मान 0 संभव कब होगा, या तो a का मान 0 या b माइनस सी का मान 0 होगा। तो a का मान तो 0 है नहीं, नॉट इक्वल 0 है, तब क्या होगा, b माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब क्या होगा, b बराबर क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो देखो a डॉट b बराबर a डॉट c था, तो a से a तो अब यहाँ कैंसिल हो गया, और क्या निश्चित नियम की क्या हो गई, पालना हो गई यहाँ। अब आगे देखो इसी प्रकार अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a नॉट इक्वल 0 या b नॉट इक्वल 0 लेके भी कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, निश्चित नियम की पालना हो रही है। तो अब ये आवश्यक प्रति में निकल गया कि एक भले r है शून्य भाजक रहित होगी तो वो निश्चित नियम की क्या करेगी, पालना करेगी। आगे देखो एक वलय है r, अब पर्याप्त प्रतिबिंब क्या होगा, देखो पर्याप्त प्रतिबिंब ये हो जाएगा, एक वलय r निश्चित नियम की पालना करती है। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह शून्य भाजक रहित वलय है। ये अपने को सिद्ध करना है कि वलय है वो शून्य भाजक रहित वलय है। अब देखो शून्य भाजक रहित सिद्ध करना है, तो अपने मान लिया भाई यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो अपन मान लिया a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a डॉट b बराबर क्या है, 0 है। a भी नॉट इक्वल 0 है, b भी नॉट इक्वल 0 है, और a डॉट b बराबर क्या है, 0 है। इसका आप समीकरण 1 2 दो। अब देखो आपने पढ़ा था अभी वलय के सामान्य गुणधर्म, उसमें अपने बात की थी a डॉट 0 बराबर क्या है, 0, a डॉट 0 बराबर क्या है, 0। इसका समीकरण 2 दो। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, तो से क्या होगा, a डॉट b बराबर a डॉट 0, a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट, अब देखो a डॉट b बराबर a डॉट 0। अब देखो इस a डॉट b बराबर, देखो a का मान क्या नॉट इक्वल 0 है और a डॉट b 0 आ रहा है। अब ये संभव कब हो सकता है, देखो a डॉट b में से a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन इनका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि यहाँ तो विरोधाभास हो गया। जो कि क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ देखो निश्चित नियम की पालना होगी तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अपन मान क्या रहे हैं, b क्या नॉट इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ b बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि विरोधाभास है। इसका मतलब जो आपने माना है वो क्या माना, गलत माना है। ये 0 कब संभव होगा, या तो a का मान 0 होगा या b का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे देखो एक प्रमेय और है, प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों सिद्ध कीजिए शून्य के भाजकों से
रहित एक परिमित वलय क्षेत्र होता है। अब देखो, पर में ऐसे भी आ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि शून्य से भाजकों से रहित एक वलय है, एक वलय आर है, वो शून्य भाजकों से रहित है और ये वलय क्या होगी, एक क्षेत्र होता है। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं। माना एक वलय एफ, अब देखो अपने को क्षेत्र सिद्ध करना, तो इस वलय को मान लो एफ है या आर मान लो, एक वलय आर है जो शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि R एक क्षेत्र है। अब देखो कोई वलय है R, वो शून्य भाजक रहित होती है, शून्य भाजक रहित होती है तो क्या होगी, शून्य भाजक रहित होती क्या मीनिंग है कि ए वलय दो R में दो अवयव ऐसे होंगे कि A डॉट B का मान 0 तभी संभव होगा जब A का मान 0 हो या B का मान 0 हो। अपने को क्या सिद्ध करना है, इसमें क्षेत्र सिद्ध करना है, तो क्षेत्र के लिए अब वलय को अपने को क्या दिखानी पड़ेगी, क्रम विनिमय तस्म की, यानी गुणन चक्र के लिए तस्म अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक शून्येतर अवयव का क्या हो, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, तब ये वलय क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। अब देखो R क्या एक परिमित वलय है, R एक परिमित वलय है, अर्थात इसमें n अवयव है, इसमें कुल अवयव कितने हैं, n है। अब देखो n अवयव है, माना R में अवयव ऐसे है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, n अवयव है। अब देखो एक भले R में अपन एक S शून्य अवयव x ऐसा मानेंगे, ऐसे मान लो, माना R में एक अशून्य अवयव x इस प्रकार है कि एक अशून्य अवयव इस प्रकार ले रहे हैं कि अब देखो इस x को इन सब अवयवों से गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, देखो A1 डॉट x A2 डॉट x A3 डॉट x AN x, ये भी किस में होंगे, R में ही होंगे। इसका ये अवयव है, इनके अवयवों से गुणा करवा रहे हैं तो समवर्तन नियम की पालना होगी, तो क्या होगा, ये सारे अवयव इसमें आएंगे। अब देखो हम सिद्ध करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे जो ये सारे अवयव है ना, ये n अवयव ये सारे क्या है, भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है, अपने विरोधाभास से इसको सिद्ध करते। देखो ऐसे लिख दो, विरोधाभास से माना। अब देखो इसमें अवयव होंगे वो ऐसे होंगे, मान लो AI, देखो A1 x है, A2 x है, A3 x है, इसमें AI x भी आएगा, AJ x भी आएगा। तो अपन सपोज मान लिया AI x बराबर है AJ x, ये दो अवयव हैं वो क्या है, समान है, जहाँ I है वो भी क्या नॉट इक्वल 0 है और नॉट इक्वल 1 ले लो, 0 ले लो, नॉट इक्वल 1 है। अब देखो I का मान भी 1 नहीं है और J का मान भी क्या है, 1 नहीं है। अगर ये 1 नहीं है तो देखो, अब देखो अपन इसको ऐसे भी देख सकते भाई, देखो AI x इस तरह आएगा, क्या अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का AJ x बराबर 0। अब देखो x अपने शुरुआत में क्या माना था,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए आई एक्स, या इसको ऐसे लिख दो ए आई माइनस ए जे और एक्स बराबर 0। अब देखो या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा, तभी ये 0 संभव होगा। लेकिन अपन को शुरुआत में ये माना है कि x तो क्या है, अशून्य अवयव है। x नॉट इक्वल 0 है तो क्या होगा, ए आई माइनस ए जे बराबर 0, तो ए आई बराबर क्या आ जाएगा, ए जे आ जाएगा। तो देखो दो अवयव संभव कब होंगे, जब वो अवयव क्या होंगे, समान होंगे। बाकी वैसे कोई अवयव समान होंगे नहीं। इसका मीनिंग ये है सभी अवयव क्या है, आर के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। आर के सारे अवयव हैं, एन अवयव, वो सारे क्या क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। अब सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं तो देखो, क्योंकि देखो ए माइनस आई जे है, अपन देखो ए माइनस आई जे है और ये एक्स को अपन 0 क्यों ले रहे हैं, तो इसका कारण क्या होगा कि शून्य भाजक रहित वाले है। शून्य भाजक रहित वाले क्या होती है कि अगर या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान क्या होगा, 0 होगा, तभी इसका मान 0 संभव है। अब देखो सारे अवयव भिन्न भिन्न आ गए। अब आप अपन आगे इसको क्या सिद्ध करेंगे, क्रम विनिमय सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए देखो माना इस वलय में a1 x एक अवयव इस प्रकार है कि a1 को x से गुणा करो या x को a1 से गुणा करवाने पर क्या आ जाए, x आ जाए। मान लो इस वलय में एक में ऐसा अवयव विद्यमान हो कि a1 x बराबर x को a1 से गुणा करने पर वापस क्या आ जाए, x आ जाए। तब अपनी a1 को क्या बोलेंगे, इस वलय का तस्मक अवयव। अब देखो ये वलय है वो कैसी है, क्रम विनिमय वलय है। तो क्रम विनिमय में ये कंडीशन फॉलो होगी, अगर a1 को x से गुणा करें या x को a1 से गुणा करेंगे वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इक्वल आएगा वो किसका इक्वल आ रहा है, x का आ रहा है। अगर x इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पर a1 क्या होगा, a1 वलय r का तस्मक अवयव है। अब देखो ये तस्मक अवयव है। अब अपने को सिद्ध करना है गुणन चक्र के लिए प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। इसके लिए अभी मान लेते हैं, माना अब देखो ये अगर a1 तस्मक अवयव है तो उसके लिए कंडीशन इसके लिए भी फॉलो होनी चाहिए। देखो माना कोई स्वेच अवयव y बिलोंग टू r है और y बिलोंग टू r इस प्रकार होगा कि y बराबर मान लो ऐसे है कि a को m से गुणा करने am को x से गुणा करने पर क्या आ रहा है, y आ रहा है। अगर ये देखो ये अवयव y है, अगर इस नियम की पालना करेगा तो अपन क्या कहेंगे, भाई ये a1 है वो क्या है, तस्मक अवयव है। अब देखो कहने के लिए अवयव तस्मक अवयव कब होगा कि अपन a1 को y से गुणा करवाएं या y को, अगर a1 तस्मक अवयव होगा तो कंडीशन ये फॉलो होगी। देखो a1 को y से गुणा कराएं या y को a1 से गुणा करवाएं, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब देखो y क्या है, y अवयव ये है। अब देखो y बराबर है ये a1 और y बराबर है am इंटू एक्स बराबर देखो y a1 आना चाहिए। अब देखो इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं am और a1 डॉट एक्स बराबर देखो यहाँ भी अपन ऐसे लिख सकते हैं am x इंटू a1। अब देखो a1 x और यहाँ पर है am x। और देखो अपन शुरुआत बताया था कि a1 x है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, am इंटू एक्स बराबर देखो am इंटू एक्स हो जाएगा। सॉरी इसको अपन कॉस्ट के अंदर ले लो। इसको देखो ये है am और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a1 x बराबर क्या आएगा, x
बराबर। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 तो बाद में, तो AM इंटू एक्स और ये A1, इसको अपन लिख देंगे AM और x A1। अब ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो AM और x और AM इंटू एक्स। तो इसके लिए भी इस नियम की पालना हो रही है। अगर पालना हो रही है तो ये यहाँ पे क्या होगा, A1 क्या होगा, इसका तस्म अवयव होगा। अब देखो A1 इसका तस्मक अवयव है, तो मान लो A1 है गुणन सक्रिय तस्म अवयव है, तो क्या होगा, A1 बराबर मान लो 1 है। A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। A1 A के इक्वल है। देखो 1 बिलोंग टू R है, देयर देन एग्जिस्ट एक B बिलोंग टू, देखो B बिलोंग टू R भी एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि अपन A डॉट B करेंगे और वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, A का प्रतिलोम B है। तो ऐसा अवयव का अस्तित्व होगा कि अगर 1 बिलोंग टू R है तो एग्जिस्ट B, अपन क्या ले रहे हैं, कुछ स्वेच अवयव ले रहे हैं। अगर स्वेच अवयव के लिए अपन ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो अपन सब अवयव बता देंगे, ये सब अवयव के लिए कंडीशन क्या है, फॉलो है। तब क्या अपन कर लेंगे, अब देखो x अपने क्या लिया, स्वेच अवयव लिया है, x एक स्वेच अवयव लिया है। अब देखो अगर ये B ले लो चाहे x ले लो, अगर इसके लिए सक्रिय फॉलो हो जाएगी स्वेच अवयव के लिए तो सब अवयव के लिए हो जाएगी। तो इसका मतलब सब अवयव के लिए अगर मान लो गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है तब ये क्या कहलाएगा, ये भले R है वो क्षेत्र होगा, अर्थात R प्लस डॉट एक क्षेत्र है।